हाय गाइस, आज हम थोड़ा यूनिक टॉपिक पे बात करते हैं। टाइटल का नाम पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम सीरियल किलर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। सीरियल किलर्स अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ये नाम आपने हर कहीं सुना होगा, या तो न्यूज़पेपर में या टीवी में या कहीं ना कहीं। सबसे पहले तो हम जानते हैं सीरियल किलर होता क्या है। कोई क्रिमिनल सच नंबर ऑफ मर्डर्स करता है या तो क्राइम करता है तो उसे सीरियल किलर कहा जाता है। दुनिया में बहुत से सीरियल किलर्स हैं जो आज भी हमारे बीच रह रहे हैं या तो अपनी जेल में सजा काट रहे हैं। बहुत से सीरियल किलर्स एक ही पैटर्न में क्राइम करते हैं या तो हर क्राइम के पीछे एक निशानी छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस और लोगों को पता चले कि ये क्राइम उसी ने किया है, जिससे उसका खौफ बढ़ता जाएगा और उसे और मजा आएगा। अब ये सीरियल किलर्स कहो या क्रिमिनल्स कहो, ये सब क्राइम क्यों करते हैं, इसके पीछे सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है या तो मेंटली साइको होते हैं। अब इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको सीरियल किलर्स के बारे में कॉमन सा नॉलेज तो होगा ही, क्योंकि बॉलीवुड में और हॉलीवुड में बहुत से ऐसी मूवीज़ बन चुकी है जो सीरियल किलर्स के ऊपर बेस्ड होती है। या तो एक काल्पनिक कहानी होती है या तो किसी सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड बायोपिक रहती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स रोल द इंट्रो। डॉक्टर होराल्ड फ्रेडरिक शिपमैन। 14 जनवरी 1946 को इंग्लैंड में डॉक्टर होराल्ड फ्रेडरिक शिपमैन का जन्म हुआ था। डॉक्टर होराल्ड बहुत ही इज्जतदार डॉक्टर थे, इसी वजह से इंग्लैंड में बहुत से लोगों ने उसे अपना फैमिली डॉक्टर भी बनाया था। पर सोचने की बात ये थी कि जो भी फैमिली वाले उन्हें अपना फैमिली चेकअप के लिए बुलाते थे, वहाँ पे कोई ना कोई कुछ ही महीने बाद मर जाता था, क्योंकि ये सबको मॉर्फिन्स का ओवरडोज देता था। ज़्यादातर ये ओल्ड एज लोगों पे ट्राई करता था, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन अगर मर जाए तो लोगों को ज़्यादा शक नहीं होता था। सबको शक तब हुआ जब एक ही सोसाइटी के 6 लोग एक साथ मर गए। उसके एक ही महीने बाद टोटल 8 फीमेल पेशेंट्स की उसी की क्लिनिक में मौत हो गई। बाकी डॉक्टरों की बराबरी में डॉक्टर होराल्ड के 10 गुना ज़्यादा पेशेंट्स मर रहे थे। एक बार एक लोकल चर्च ने नोटिस किया कि डॉक्टर होराल्ड की क्लिनिक से आने वाली डेड बॉडी की काउंटिंग ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि सारे के सारे पेशेंट मोस्ट ऑफली ओल्ड एज थे। एक दिन डॉक्टर होराल्ड वहाँ की एक्स मेयरिस्ट के चेकअप के लिए उसके घर गए। उसके कुछ ही घंटों बाद एक्स मेयरिस्ट की मौत हो गई। मौत की सारी क्रिया खत्म होने के बाद जब उनकी बेटी ने सारे दस्तावेज चेक किए, तब एक्स मेयरिस्ट ने सारी वसीयत डॉक्टर होराल्ड के नाम कर दी थी। ये सोच के उनकी बेटी शॉक्ड हो गई। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करवाया कि मेरी माँ की पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिर से की जाए। जब एक्स मेयरिस्ट का पोस्टमार्टम फिर से हुआ, तब दिखा गया कि वहाँ पे मॉर्फिन्स के ओवरडोज की वजह से मेयरिस्ट की मौत हुई थी। ये सोच में पड़ जाने वाली बात थी, क्योंकि एक्स मेयरिस्ट को कोई भी नशा नहीं था। इसलिए वहाँ की पुलिस ने जितनी भी डेड बॉडीज डॉक्टर होराल्ड के क्लिनिक से आई थी, उन सबकी पोस्टमार्टम की मांग की। सबके पोस्टमार्टम में सेम रिपोर्ट आ रहे थे कि सबकी मौत मॉर्फिन्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी। इसके बाद डॉक्टर होराल्ड को जेल में डाला गया और उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही रखी गई। डॉक्टर होराल्ड को लोग डॉक्टर डेथ या तो एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जानते थे। डॉक्टर होराल्ड ने अपनी लाइफ में 218 मर्डर्स किए हैं और 2004 में डॉक्टर होराल्ड ने जेल के अंदर ही फांसी लगा ली। तो गाइस, ये था दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर। अब बात करते हैं इंडिया के सीरियल किलर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रमन राघव के बारे में। मिड 60s में रमन को लोग इंडिया का जैक द रिपर के नाम से भी जानते थे। 1968 में मुंबई की सड़कों पे बहुत से लोग मर रहे थे। सारे के सारे मर्डर्स किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के मारने की वजह से हुए थे। कुछ सिमिलर मर्डर्स 1965 से 1966 के बीच में भी हुए थे, जिसमें 19 लोगों पे अटैक हुआ था, जिसमें से तकरीबन 9 लोग मारे गए थे। पुलिस को रमन पे शक हुआ और उसे कस्टडी में लिया गया। रमन के ऊपर ऑलरेडी एक रॉबरी का केस चल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे आसानी से जेल में डाल दिया। पर इन मर्डर्स के पीछे का किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने की वजह से रमन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब रमन जेल से छूट गया, उसके कुछ महीनों बाद मर्डर्स की तादाद बढ़ गई, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच वालों ने एक पुलिस ऑफिसर को सिर्फ रमन के पीछे लगा दिया, जिसका नाम था मिस्टर रमाकांत कुलकर्णी। इस अटेम्प्ट में रमन गिरफ्त भी हो गया, उसे जेल में भी डाला गया और उसके बाद जेल में उसने खुद ये कन्फेस किया कि उसने आज तक टोटल 41 लोगों का मर्डर किया है।
अब ये बात खुद रमन भी नहीं जानता कि मर्डर्स की तादाद उससे कहीं ज्यादा है। वहाँ के लोग उसे तलवाई, अन्ना या थाम्बी के नाम से भी जानते थे। निठारी पुलिस स्टेशन में 2005 में बहुत से बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई, लेकिन पुलिस हमेशा ये बात कह के टाल दे जाती थी कि बच्चों की उम्र कम बताई जा रही है और जो लड़कियां हैं वो किसी न किसी के साथ भाग गई है। कुछ महीने बाद जब वहाँ के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तब बॉल उनका नाले में गिर गया। जब बच्चा वहाँ पे गया तो उसे एक थैली के अंदर एक हाथ दिखा। जब पुलिस वहाँ पे आके चेक करती है तो पुलिस ये कहकर बात टाल देती है कि वो हाथ किसी जानवर का है। 2006 में जब सीआईडी ने ये केस अपने अंडर लिया तब सेक्टर 31 के D5 बंगलों के पीछे वाले नाले में से टोटल 16 डेड बॉडी के पार्ट्स प्लास्टिक की थैली में मिले। पूरा निठारी गांव शॉक में था। D5 बंगले के मालिक पंडेर और उसके नौकर कोहली को कस्टडी में लिया गया। कोहली ने अपने कन्फेशन में कहा कि वो छोटे छोटे बच्चों को घर पे बुलाता था, फिर उनका रेप करता था और उसके बाद उनका मर्डर करके उसके टुकड़े करके उसको पकाकर खा जाता था। फिर जो हिस्से बचते थे उसको प्लास्टिक में डालकर पीछे वाले नाले में डाल देता था। अब इन सारी चीज़ों में उसके मालिक का क्या कंट्रीब्यूशन था वो आज भी साबित नहीं हो पाया है। आज पंडेर और कोहली दोनों के दोनों दासना जेल के अंदर सड़ रहे हैं। एम जयशंकर को लोग साइको शंकर के नाम से भी जानते थे। शंकर 3 बेटियों का बाप था। अब वो सीरियल किलर कैसे बना ये हम जानते हैं। जब शंकर की तीनों बेटियां छोटी थी तब वो घर छोड़ के चला गया और वहीं पे उसने अपना पहला क्राइम किया। 2009 में 45 वर्ष की पी श्यामला का रेप और मर्डर करने के बाद उसने एक किस्सा जारी रखा। वो हाईवे पे जाता रहता और हाईवे पे मिलने वाली कॉल गर्ल्स को अपना शिकार बनाता ताकि पुलिस उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि कॉल गर्ल्स के ऊपर रेप और मर्डर्स के चार्जेस पे पुलिस ज़्यादा फोकस नहीं करती। वो अपने पास एक कुल्हाड़ी रखता था और जो भी हाईवे पे कॉल गर्ल मिलती थी उसे बुलाता था, उनका रेप करता था और उसी कुल्हाड़ी से उनका मर्डर करके उन्हें वहीं फेंक के चला जाता था। उसने अपनी लाइफ में टोटल 30 से भी ज़्यादा रेप्स और मर्डर्स किए हैं और वो 2 बार जेल से भाग भी चुका है। फाइनली पुलिस ने उसको तीसरी बार अरेस्ट किया तब उसने एक शेविंग ब्लेड चुरा के जेल के अंदर ही अपना गला काट के सुसाइड कर लिया। उसने अपने कस्टडी में बताया था कि उसे लड़कियों को टॉर्चर करने में और उनका रेप करने में ज़्यादा मज़ा आता था। अब ऐसे इंसान को साइको ही बुलाया सकता था। इसके लिए लोगों ने उसको साइको शंकर बुलाना चालू कर दिया। साल 1990 से 1996 में 2 बहनें ऐसी भी थी जिन्हें लोग किलर सिस्टर्स के नाम से जानते थे। अंजना बाई की 2 बेटियां थी, रेणुका शिंदे और सीमा गावित। ये दोनों अलग अलग बाप की बेटियां थी पर दोनों की माँ एक ही थी, अंजना बाई। अंजना बाई के दोनों पति उसको छोड़ चुके थे और अंजना बाई दोनों बहनों को साथ में लेकर एक मंदिर पे जाती है और वहाँ से पहले तो एक बच्चा चुराती है। बच्चा चुराने के बाद वो किसी का पर्स चुराने जाती है, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं। लोगों से बचने के लिए वो सबसे भीख मांगती है और फिर गुस्से में वो बच्चे को ज़मीन पर पटक देती है। अब लोगों को इस बात से गुस्सा तो कहीं और, पर उसको तरस आने लगा कि ये औरत की गरीबी कितनी होगी कि वो पछता पछता के अपने बच्चे को ज़मीन पर पटक दिया। इसलिए लोग उसको छोड़ देते हैं कि ऐसी गरीब औरत के ऊपर पुलिस केस भी क्या करना। ये सोचकर अंजना बाई ये सीख चुकी थी कि बच्चा साथ में होगा तो लोग उसे कुछ नहीं करेंगे और ना ही पुलिस केस करेंगे। उसके बाद तीनों वहाँ से चली जाती है और उसी बच्चे को एक खंभे पे पटक पटक के उसको मार देती है। अब ये सिलसिला आगे भी बढ़ने लगा। फिर उन्होंने एक 6 महीने की बच्ची चुराई। चुराने के बाद उन्होंने फिर से चोरी की, फिर से यही सिलसिला शुरू हुआ और फिर एंड में जाके उस बच्ची को उल्टा करके उन्होंने पानी में डुबो दिया। बच्ची वहीं पे तड़प तड़प के मर गई। ज़्यादातर वो गरीब लोगों के बच्चों को टारगेट बनाती थी, क्योंकि गरीब लोग पुलिस स्टेशन और कोर्ट के धक्के खा नहीं सकते और पुलिस और कोर्ट गरीब लोगों पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है। ये सिलसिला चालू रखा। वो कंटिन्यूस बच्चों को चोरी करती, फिर आगे की चोरी करती। धीरे धीरे तीनों माँ बेटियों ने मिलके टोटल 42 बच्चों का मर्डर किया था। तीनों को पकड़ लिया गया। उसके 1 साल बाद अंजना बाई की जेल के अंदर ही मौत हो गई। आज दोनों सिस्टर्स जेल में सजा काट रही है। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर। बिहार के बेगूसराय जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मुशहरी।
इस गांव में एक परिवार रहता था जिनके घर में 2 बेटियां और 1 बेटा रहता था। बच्चियों की उम्र तकरीबन 6 महीने 7 महीने के आसपास होगी और बच्चे की उम्र थी 8 साल। एक दिन उस घर की एक बच्ची गायब हो गई। उसके कुछ ही महीनों बाद दूसरी बच्ची भी गायब हो गई। एक ही परिवार की 2-2 बेटियां गायब होने की वजह से गांव में ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रही। पूरे गांव को पता चल गया था कि इस परिवार की दोनों बेटियां गायब हो चुकी हैं। उसके कुछ टाइम बाद 6 महीने की एक बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। खुशबू की माँ उसे एक स्कूल में छोड़कर कुछ काम से गई थी। जब वो वापस लौटी तो देखा खुशबू वहां पे नहीं है। वो हर जगह पूरे गांव में खुशबू को ढूंढती रही। आखिर में वो पुलिस स्टेशन जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाती है कि मेरी बेटी खुशबू कुछ टाइम से गायब हो चुकी है। पुलिस मुसहरी गांव में जाती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में उन्हें पता चलता है कि वहां पे एक परिवार ऐसा भी है जिनकी 2 बेटियां गायब हो चुकी है। पुलिस सबसे पहले उसी परिवार के पास जाती है और पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान उस परिवार के सदस्य ने अमरजीत को बुलाया। अमरजीत को बुलाते ही पुलिस वालों को उन्होंने ये कहा कि खुशबू के बारे में सिर्फ अमरजीत ही बता सकता है। पहले तो पुलिस शॉक हो गई कि हम पूरा गांव ढूंढ रहे हैं और एक 8 साल का बच्चा हमें कैसे बता सकता है कि खोई हुई खुशबू कहाँ मिलेगी। फिर भी पुलिस अमरजीत से पूछताछ करती है कि कहीं ना कहीं कोई छोटा सा क्लू मिल जाए जिससे खुशबू उनको कहीं ना कहीं मिल जाए। पूछताछ के दौरान अमरजीत सबके ऊपर हंसता रहता है। पुलिस उनसे पूछती है कि खुशबू कहाँ है तो वो पुलिस के सामने देखते हंसता ही रहता है। जब भी उसे कोई भी सवाल पूछा जाए वो पुलिस के सामने हंसता रहता था। आखिर में अमरजीत ने कहा कि वो खुशबू के बारे में तभी बताएगा जब उसे एक बिस्किट मिलेगी। पुलिस उसे बिस्किट देती है और फिर खुशबू के बारे में पूछती है। तब जाके अमरजीत पुलिस को एक झाड़ी के पीछे ले जाता है जहां पे खुशबू की लाश पड़ी रहती है। पुलिस ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि एक 8 साल के बच्चे ने एक 6 महीने की बच्ची का मर्डर कर दिया। पुलिस जब उससे ज्यादा पूछताछ करती है तो वो फिर से हंसने लगता है और फिर से वो एक बिस्किट मांगता है। जब उसे फिर से वो बिस्किट दी जाती है तब पुलिस को पता चलता है कि उसी के परिवार की जो 2 बेटियां थी उनका मर्डर भी अमरजीत ने ही किया था। अब एक 8 साल के बच्चे ने 3-3 मर्डर्स क्यों किए, ये सोच में पड़ गई थी पुलिस। जब ये बात कोर्ट में साबित करनी थी तब अमरजीत वहां भी हंसता रहता था। जब उसका इलाज हुआ तब पता चला कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी थी जिसमें वो बच्चियों को और भी ज्यादा तड़पते हुए देख के उसे मजा आता था। अब अमरजीत की उम्र महज 8 साल थी जिसकी वजह से उसे बाल सुधा गृह में डाला गया। अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से किसी भी बच्चे को 3 साल से ज्यादा बाल सुधा गृह में नहीं रखा जा सकता था, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद उसे वहां से रिहा कर दिया गया। उसकी उम्र महज 8 साल थी जिसकी वजह से उसकी पूरी हिस्ट्री पब्लिक से छुपा कर रखी। आज अमरजीत हमारे ही बीच कहीं ना कहीं रह रहा है, अपना नाम बदल के, अपना हुलिया बदल के। ये था दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। तो गाइस ऐसे बहुत से सीरियल किलर्स और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।